अब यहाँ पर ध्यान देना, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग किसकी, रिकॉर्डिंग पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन्स की। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि ट्रांजेक्शन्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जितने भी हम ट्रांजेक्शन सीखेंगे हमें उसका डेबिट भी समझ में आना चाहिए और उसका क्रेडिट भी समझ में आना चाहिए। बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में सीखा था। समझ में आई बात या नहीं आ रही? क्या मैं ये कहूँगा, क्या हमारे यहाँ पे पार्टनरशिप में ट्रेडिंग बनती है? आंसर है बिल्कुल ट्रेडिंग बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस बनता है? बिल्कुल बनता है। बैलेंस शीट बनता है? बिल्कुल बनता है और हर एक साल बनता है। आप मुझे बोलोगे क्या कुछ चेंजेस है? मैं बोलूँगा नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं है। इन तीनों में कुछ भी आपको मेजर चेंजेस नहीं दिखेगा। ट्रेडिंग सेम वैसा ही बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस सेम वैसा ही बनने वाला है। कुछ और एक्स्ट्रा जो बनेंगे उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन ये सब चीज़ें सेम वैसी ही बनती है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में बनता है। क्लियर हो गया? The only difference between the accounting of a sole trader and partnership firm is that profits of the partnership firm are divided among the partners. Usually for this purpose, the profit as per the profit and loss is transferred to a newly opened account, namely profit and loss appropriation account, and entries for the interest on capital, interest on drawings, salary to partners, and division of profits among the partners will be passed only in that account. A specimen of the profit and loss appropriation showing the distribution of profits is given below. ध्यान से समझना है पूरी कहानी क्या बोली गई। अगर मैं बात आपको लेके जाऊं फिर से 11th क्लास में, 11th में, तो 11th में भाई हमने सबसे पहले जो बनाना सीखा था वो हम बनाते ट्रेडिंग। याद आ रहा? आप बनाते थे यहाँ पर ट्रेडिंग, फिर आप बनाते थे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर आप यहाँ पर क्या बना देते थे? बैलेंस शीट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले आपके यहाँ पर क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ठीक है, यहाँ पर मैं सारे के सारे n+ रिकॉर्ड करता था, यहाँ पर मैं n- रिकॉर्ड करता था। लास्ट में मेरे पास यहाँ पे निकल जाता था 2GP मान लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या निकल जाता था? ग्रॉस प्रॉफिट। याद आ रहा? इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप लेके जाते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, बाय GP लिखते थे। याद आ रहा है? यहाँ पर फिर वही n-, यहाँ पर फिर वही n+, एंड में यहाँ पर जाके आपके पास क्या आ जाता था? 2 नेट प्रॉफिट। याद आ रहा कहानी? इस नेट प्रॉफिट को आप क्या करते थे? यहाँ पर कैपिटल में ऐड कर देते थे नेट प्रॉफिट। यही हमने 11वीं में किया है। ठीक है सर, अब ध्यान से इस चीज़ को समझना, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, ट्रेडिंग में कोई चेंजेस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन अब इन दोनों के बीच में एक अकाउंट आने वाला है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से इस चीज़ को समझना। ये आ कहाँ पे रहा है? ये आपके पास किसके बाद बनता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है। ध्यान से समझना, किसके बाद बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि हमारे पास कौन सा है अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है सर, अगर ये मेरे पास नॉमिनल है तो इसमें रूल किस चीज़ का लगेगा? इसमें रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल expenses and losses, credit all income and gains। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं बोलूँ ये बन कब रहा? तो आपने कहा, अब देखो 11th क्लास में क्या हम ट्रेडिंग बनाएंगे? 11th क्लास में क्या हमको ट्रेडिंग बनाना है? आंसर है नहीं बनाना, क्योंकि सेम वही है जो हम 11th में सीख के आए, तो दोबारा कोई आपसे यहाँ पे पूछ नहीं रहा है उस चीज़ को। ठीक है, हमें कहीं कहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ सकता है, लेकिन मेजॉरिटी इसको भी आप ना समझो। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का एक हम यहाँ पर सीखेंगे, इसका एक एक्सटेंशन अकाउंट। इसका एक एक्सटेंशन अकाउंट में यहाँ पर बात करूँगा, जिसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब थोड़ी सी बात समझ में आ रही है? तो किसके बाद बन रहा है ये अकाउंट? आपके बाद, ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हुआ? मैंने कहा कौन सा है ये अकाउंट? तो ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, यहाँ पे आता क्या है? आप सपोज करते हैं अगर ये मेरे पास
नॉमिनल है तो इसका मतलब आपको ये वाली बात पता चल रही होगी कि सारे के सारे n माइनस में यहाँ पर दिखाऊंगा और n प्लस में यहाँ पर दिखाऊंगा। यही तो बात हो गई। अगर नॉमिनल है तो यही वाला रूल लगेगा मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यहाँ पर आएंगे और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स यहाँ पर आएंगे। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन एक जो खास बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे सिर्फ वही खर्चे आएंगे जो पार्टनर्स से रिलेटेड है। आ रही मेरी बात समझ में? यहाँ पे सिर्फ वही इनकम एंड गेन आएंगी जो पार्टनर्स से रिलेटेड है। थोड़ी बहुत बात समझा पा रहा हूँ? एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँगा कि मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा होता है तो इसमें n माइनस का रूल लगेगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। आ रहा समझ में? लेकिन सपोज करते हैं, जैसे कि सपोज करते हैं मान लो पार्टनर्स की सैलरी वो यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि वो पार्टनर से रिलेटेड खर्चा है। लेकिन अगर हो गया भैया मान लेते हैं मैनेजर सैलरी, अगर होती मैनेजर सैलरी तो मैनेजर सैलरी भी तो खर्चा है, लेकिन वो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है तो वो यहाँ पर नहीं आएगी। तो आप बोलोगे कि भाई ये फिर कहाँ पर आएगी? तो मैंने कहा ये आती है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। थोड़ी बहुत बात समझा पा रहा हूँ? आ रही है बात समझ में? तो अगर मैं आपको बुक में लेके जाऊँगा फिर से पढ़ते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एवरी ट्रांजेक्शन हैव इट्स ड्यूअल इफेक्ट एंड as in the case of a sole proprietorship concern, a partnership firm also prepare trading account, profit and loss account and balance sheet at the end of every year। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर वो बोल रहे द ओनली डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग ऑफ अ सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप फर्म इज दैट द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा, जो भी हमने पार्टनरशिप में प्रॉफिट कमाया वो हम किसके बीच में बांटते हैं? पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं। समझ में आया? इसी पर्पस के लिए यूजुअली फॉर दिस पर्पस द प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू न्यूली ओपन अकाउंट, जिसका नाम क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब थोड़ी बात समझ में आ रही? तुम मुझे बोलोगे अच्छा हम 11वीं में क्या करते थे, 11th क्लास में हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट निकलता था, हम उसको कैपिटल में सीधा ऐड कर देते थे। याद आ रहा? ये आपका निकलता था नेट प्रॉफिट, आप इसको सीधा यहाँ पर कैपिटल में ऐड कर देते थे क्योंकि आपके पास एक ही व्यक्ति था। लेकिन अभी यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन्स क्या हो गए? बढ़ गए, पार्टनर्स मेरे पास बढ़ गए। तो इस नेट प्रॉफिट को मैं पहले कहाँ लेके जाऊँगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। उसके बाद पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो मैं माइनस करूँगा, इनकम एंड गेन होंगी वो मैं ऐड करूँगा। उसके बाद जो बचेगा उसको मैं बोलता हूँ डिविजिबल प्रॉफिट, वो फिर बैलेंस शीट में जाएगा। रेशियो में डिवाइड होता है। आया समझ में? तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना, इसके लिए मैं अकाउंट जो ओपन कर रहा हूँ उसका नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे कि अब सुनना, अगर मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप बोलोगे भैया खर्चा तो है लेकिन पार्टनर से रिलेटेड खर्चा है। क्लियर हो रही है? ये यहाँ पर जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म के लिए इनकम तो है लेकिन कहाँ से आती है? पार्टनर से आती है। सैलरी टू पार्टनर्स, भैया खर्चा तो है लेकिन पार्टनर से रिलेटेड है। उसके बाद जो बचेगा उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? इसका एक स्पेसिमेन देखो, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ध्यान से समझना। मैं सबसे पहले ये रहा आपके सामने स्पेसिमेन। आप मुझको बताओ ये इसका नेचर क्या है भैया? ये रियल है, पर्सनल है या फिर नॉमिनल है? ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी मैंने बताया ये कैसा है? ये आपके पास नॉमिनल अकाउंट है। किसके बाद बनता है ये प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से जो आपका नेट प्रॉफिट आता है ना, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। ये देखो, आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक्सपेंसेस एंड वो डिवाइड होता है। सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो जो वो बोल रहा हूँ। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से मेरी बात को समझना, मैं आपको कंपैरिजन से समझा रहा हूँ। 11th क्लास में हम लोग क्या करते थे, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आपका क्या आता था? नेट प्रॉफिट। इसको आप सीधा जाके क्या करते थे? ये बनती थी आपकी बैलेंस शीट। यहाँ पर आप कैपिटल में इसको ऐड कर देते थे। अभी आप यहाँ पे नहीं जा रहे हो। आपके पास जो क्या ये जो वो आया क्या नेट प्रॉफिट, ये कहाँ पर जा रहा?
यहाँ पर एप्रो में बाय प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई बात समझ में या नहीं आ रही? अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई ये मेरे पास नॉमिनल अकाउंट है, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास नॉमिनल है, तो इसका मतलब n माइनस में सारे यहाँ पर दिखाऊंगा और n प्लस में सारे यहाँ पर दिखाऊंगा। समझ में आ गया? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। लेकिन ध्यान में रखना सिर्फ किससे रिलेटेड खर्चे होने चाहिए? पार्टनर से रिलेटेड खर्चे होने चाहिए। क्लियर हुआ? मैं आपसे पूछूंगा कि एप्रोप्रिएशन कौन बना रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन बना रहा? कौन बनाता है इसको? बोलो। हम कौन हैं? फर्म बनाती है। आप बोलोगे भैया पूरी बुक ही फर्म के बिहाफ में है, पूरी बुक ही तो फर्म ही तो बना रही है, तो भैया एप्रो भी तो कौन ही बनाएगा? फर्म बनाएगी। अब ध्यान से समझो, क्या जो ये मैंने येलो किया ये आपको समझ में आ रहा? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपको जनरली गिवन रहेगा, आपको ये क्वेश्चन में जनरली गिवन रहेगा, क्योंकि कोई अब आपसे दोबारा चेक नहीं करना चाह रहा है कि आपको पीएनएल बनाना आता है या नहीं आता। तो ये मुझको क्वेश्चन में जनरली क्या देखेंगे, देखने को मिलेगा, गिवन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। लेकिन आपको इसकी पिक्चर समझ में आनी चाहिए भाई कि ये आया कहाँ से होगा, इसलिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। अब जहाँ जहाँ पे मैं वो देख रहा हूँ, यहाँ पर देखो, क्या ये n माइनस है? तो आपको यहाँ से लिंक करना है कि भैया n माइनस तो है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो है, लेकिन ये सैलरी ऑफ पार्टनर है, पार्टनर से रिलेटेड खर्चे इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं, पार्टनर से रिलेटेड खर्चे इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं। अब जैसा मैं आपको सोचने को बोल रहा हूँ वैसा सोचना, ध्यान से मेरी बात को समझना। मैं पार्टनर्स को सैलरी तभी दूंगा जब मेरे पास प्रॉफिट होगा। नहीं आया मेरी बात समझ में? अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो क्या मैं पार्टनर्स को सैलरी दे सकता हूँ? क्योंकि पार्टनर्स बिजनेस के मालिक तो हैं। तो ध्यान से इस चीज़ को समझो, सैलरी ऑफ पार्टनर्स मैं तभी दूंगा जब मेरे पास प्रॉफिट है। लेकिन सोचो अगर मैनेजर की सैलरी हुई, ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर मैनेजर की सैलरी हुई तो क्या मैं मैनेजर को ये बोल सकता हूँ कि यार इस साल तो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ, हम तुझको सैलरी नहीं देंगे? तो हो जाएगा काम ऐसा? हो जाएगा ऐसा? मैनेजर मान जाएगा? मानेगा तो नहीं मानेगा ना। तो वो ऐसा खर्चा है जो देना ही देना है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? लेकिन पार्टनर्स के साथ चल सकता है, क्योंकि पार्टनर्स बिजनेस का मालिक भी तो है। समझ में आ रही? आपने कहा ये खर्चा मुझको समझ में तो आ रहा है, ये खर्चा है रिलेटेड पार्टनर से। सेम वही चीज़ हम यहाँ पर बात करें कमीशन टू पार्टनर, ये आपको समझ में आया? कमीशन टू पार्टनर आपको समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये आपको समझ में आ रहा? ये रिजर्व किसका पार्ट होता है? ध्यान से मेरी बात को समझो। सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए कमाए। कितने रुपए कमाए? 1 लाख। क्वेश्चन ने कहा कि इसका 10% रिजर्व बना दो, तो 10,000 का मेरा क्या बन जाएगा? रिजर्व बन जाएगा। तो रिजर्व कहीं ना कहीं किसका पार्ट है भैया? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट का ही तो पार्ट है। अगर प्रॉफिट होगा तभी तो मैं रिजर्व बनाऊंगा। आगे मेरी बात समझ में क्या नहीं आई? फिर जो साइड बड़ी उसको मैं दोनों तरफ लिखता हूँ, जो साइड बड़ी मेरी वो दोनों तरफ आ जाएगी। सपोज करते मेरी क्रेडिट वाली साइड बड़ी है, सपोज करते मेरी क्रेडिट वाली साइड बड़ी है, इसमें से मैं सारे खर्चे माइनस कर दूंगा, पार्टनर्स वाले खर्चे। ध्यान से समझना, सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या फिर रिजर्व। तो जो बच जाएगा एंड में, इसको मैं बोलता हूँ डिविजिबल प्रॉफिट। जो एंड में बच जाएगा ये आपके पास क्या हो जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। समझ में आया? इसको मैं पार्टनर्स के बीच में बांट देता हूँ, इसको मैं पार्टनर्स के बीच में बांट देता हूँ उनके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो पर। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? पक्का? लेकिन आप मुझे बोलोगे कि भाई अगर क्वेश्चन में होता, मान लो मैनेजर की सैलरी होती, तो मैंने कहा भाई वो यहाँ पर नहीं आती, उसके लिए यहाँ पर नो एंट्री। वो कहाँ आती? इससे पहले हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहाँ पर आती। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? तो यहाँ पर आपको खर्चे तो दिख रहे हैं, लेकिन सारे के सारे आपको पार्टनर से रिलेटेड खर्चे दिख रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या होती है भैया? इनकम एंड गेन होती है, इनकम होती है, इसलिए मैं उसको क्रेडिट साइड पर दिखा रहा हूँ। समझ में आई बात या नहीं आ रही? एसेट्स का इंटरेस्ट हो तो गेन होगा। एसेट्स नहीं, n+ का रूल लग रहा है इसमें, n+ का क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पूरी बात समझ में आई? दोबारा समझाऊं? नोट्स बना लोगे इसके खुद? ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं द जर्नल एंट्रीज दैट आर पास फॉर द वेरियस आइटम शोन इन द अबव प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आर एज फॉलोज। ध्यान से समझना, जर्नल से पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जितनी भी मैं आपको बातें बताऊंगा आपको उनके डबल इफेक्ट आने चाहिए भैया। क्लियर हो रही है? और सारी बातें किसके बिहाफ में समझोगे? फर्म के बिहाफ में। सबसे पहले कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहीं से तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले ये। तो सबसे पहले कहानी यही हो रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट था उसको हम यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तुम मुझे बोलोगे कि भाई अगर लॉस हो गया तो मैंने कहा फिर इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर लॉस हो गया तो इसको बना के क्या करोगे? फिर तो लॉस ऑफ डायरेक्ट पार्टनर्स के बीच में बांट देना। ये तो तभी बनेगा जब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एंट्री देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर की कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, पक्का। अब ध्यान से इस चीज को समझना। एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे बताओ इसमें मैं रूल काय के लगाऊंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम याद रखना है। बताओ इसमें रूल काय के लगाऊंगा? इसमें बताइए मैं रूल क्या क्या लगाने वाला हूँ? सर एन प्लस और मतलब ये हमारे डेबिट साइड पे है। हाँ, क्या रूल लगेगा इसमें? रूल्स बताया ना मैंने आपको, एन प्लस और एल प्लस। नहीं एल प्लस नहीं, एन प्लस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर हाँ एल प्लस और एन प्लस, दोनों प्लस। हाँ बिल्कुल गलत जवाब। ध्यान से इस चीज को समझना भैया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैं एन माइनस का रूल लगाता हूँ और एल प्लस का रूल लगाता हूँ। सुनो ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको किसके बिहाफ में सीखना है भैया? फर्म के बिहाफ में। किसके बिहाफ में? फर्म के बिहाफ में। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जाएगा तो फर्म के लिए खर्चा नहीं है, खर्चा है तभी तो उसमें एन माइनस का रूल लगेगा और इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। जब आप ऐसा बोलना स्टार्ट करोगे आपको चीज़ें बड़े अच्छे ढंग से समझ में आएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भैया फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए एन माइनस का रूल लग रहा है। एन माइनस का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो पार्टनर्स ने स्टार्टिंग में 1,00,000 रुपए लगाए, इंटरेस्ट उनको 10,000 मिल गया, तो अब उनकी कैपिटल 1,10,000 हो जाएगी। तो बढ़ नहीं गई? नहीं आया समझ में? एंट्री क्या बनती है? ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाना ढंग से और बिना रूल्स के मत चलना। तो मैं यहाँ पे रूल किस चीज़ का लगा रहा हूँ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एन माइनस का रूल, और बोल रहा हूँ इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ गई। नहीं आया समझ में? तो क्या मैं फॉलो कर रहा हूँ? मैं फॉलो कर रहा हूँ द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मुझको ऐसे बार बार बोल के चलना पड़ेगा कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके बिहाफ में मैं सोच रहा हूँ? फर्म के बिहाफ में सोच रहा हूँ। फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउड कर रही है, तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। इफेक्ट नंबर 1। इफेक्ट नंबर 2 कि पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा? पक्का। अब ध्यान से मेरी बात को समझो। मैं आपको 11वीं में चिल्ला के एक चीज़ मैंने समझाई कि जो भी आपके पास नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनकी हम लोग क्या करते हैं? क्लोजिंग एंट्री करते हैं। याद आ रहा या नहीं आ रहा? तो आपने बोला यहाँ पर मेरे पास नॉमिनल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इसकी क्लोजिंग करना बड़ा ही सिंपल है। कहाँ पर लिखा हुआ? डेबिट में। उठा के कहाँ लिख दो? क्रेडिट में। ये है समझ में? और ऊपर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि अभी आपने सीखा कि हमने एक स्पेशल अकाउंट बनाना सीखा ना अभी, जहाँ पर पार्टनर से रिलेटेड खर्चे हमने रिकॉर्ड कर रहे थे। आ रहा समझ में? तो आपको इसकी क्लोजिंग भी समझ में आ गई कि भैया जो भी नॉमिनल होता है, नॉमिनल की क्या करनी पड़ती है? क्लोजिंग करनी पड़ती है। और बहुत आसान तरीका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे लिखा हुआ था? डेबिट। अब कहाँ पे लिख दो? क्रेडिट। ऊपर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आया समझ में? सिर्फ नॉमिनल को ही क्लोज करना भैया, ऐसा नहीं कि तुमने इसको भी क्लोज कर दिया। ध्यान से समझना। एप्रोप्रिएशन तुम्हारे पास कौन सा खाता होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। क्लियर हो रही है बात? तो ये समझ में आ रहा? लिखने की वो तो नहीं है जरूरत। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज दिस इज एक्सपेंस फॉर द फर्म। फर्म के लिए क्या है भैया? खर्चा है। आई बात समझ में? मैं इसको कहाँ पर दिखाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर हो रहा? एन माइनस में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि वो फर्म के लिए खर्चा है। फिर से बताऊं? पूरी बात समझ में आ रही? एंट्री कोई कहे तो वो भी कर लोगे। दूसरा, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या रूल लगेगा बताओ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के डबल इफेक्ट बताओ। पहले ये समझ में आता है होता क्या है? हाँ। जब हमारे यहाँ पे पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा या गुड्स विड्रू करते हैं उसको मैं ड्राइंग बोलता हूँ, और उसमें जो फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है मैं उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलता हूँ। पता है ना? तो बताओ इसमें रूल क्या क्या लगने वाले हैं? इसमें रूल लगेगा एल माइनस और एन प्लस। बहुत सही जवाब।
आपने कहा कि भैया इसमें रूल लग जाएगा n प्लस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब आप ऐसा बोलने लगोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भैया फर्म के लिए क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आई बात समझ में? इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आ रहा समझ में? तुम बोलोगे अच्छा जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही थी तब उसकी कैपिटल बढ़ रही थी। वर्ड क्या आया था, अलाउइंग या फिर अलाउड वर्ड आपको यहाँ पर दिखेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए वर्ड आता है चार्ज या चार्जिंग वर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर इसकी कैपिटल क्या हो रही, कम हो रही। नहीं आया समझ में? रूल में क्या लगा रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल में L माइनस का रूल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में N प्लस का रूल। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? फिर तुमने देखा कि यार ये तो नॉमिनल है, तुमने देखा ये तो नॉमिनल है, और नॉमिनल की तो क्लोजिंग करनी पड़ती है। क्लोजिंग करना बड़ा ही सिंपल है। तुमने कहा ये कहाँ पर लिखा हुआ, क्रेडिट साइड, तो उठा के कहाँ लिख दो, डेबिट में। और पार्टनर से रिलेटेड खर्चे और इनकम के लिए आप एक सेपरेट खाता बना रहे हो ना, P&L तो appropriation। बस आप बोल दो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट टू द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहाँ पर जाएगी भैया, ये क्रेडिट साइड पर जाएगा। कहाँ पर जाएगा, ये क्रेडिट साइड पर जाएगा। क्लियर हो रहा? क्रेडिट साइड किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये देखो N प्लस में मैं इसको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड खर्चे हैं मेरे भाई, और पार्टनर से रिलेटेड इनकम एंड गेन है। अच्छा ये आप समझ गए। तो ये क्या है भैया, फर्म के लिए क्या है, ये इनकम है। दिस इज एन इनकम फॉर द फर्म। अब आई बात समझ में? इसकी क्लोजिंग भी आपको समझ में आ गई। अब सेम एंट्री फॉर सैलरी और कमीशन पेएबल टू पार्टनर, इसमें क्या रूल लगेगा, इसके डबल इफेक्ट बताओ। अगर हम पार्टनर्स को भैया हमने देनी है, सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, पेएबल मतलब अभी देनी है, N माइनस और L प्लस। अब आपका दिमाग बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है। आपने बोला N माइनस और L प्लस, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है भाई, तो N माइनस का रूल, इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेम जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लगाया था बिल्कुल सेम वही लग रहा है। आप बोल रहे हो तो बहुत ही सिंपल है। अगर हम सैलरी दे रहे या कमीशन पेएबल है, कमीशन पेएबल का मतलब है कि भैया अभी देनी बाकी है, लिएबिलिटी हो रखी है। अगर यहाँ पर इसकी जगह होता लिखा हुआ पेड, तब तो मेरे पास बैंक बैलेंस कम हो जाता, तब तो मेरे पास बैंक बैलेंस क्या हो जाता, A माइनस हो जाता। समझ में आई बात या नहीं आ रही? आ रही है। ऑन अलाउइंग सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, तो देखो मैं रूल क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे, N माइनस का रूल लगा रहा हूँ। N माइनस मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आया? मैंने क्या जोड़ दिया, मैंने पेएबल में ध्यान दिया। पेएबल है इसलिए लिएबिलिटी आ रहा है। अगर भाई यहाँ पे होता पेड, अगर यहाँ पर होता मान लो पेड, तो होता पार्टनर सैलरी कमीशन DR टू बैंक अकाउंट। इतना समझ में आ रही है या नहीं आ रही? फिर तुमने कहा भाई ये भी तो नॉमिनल है, मैंने कहा बिल्कुल, तो ये नॉमिनल है तो इसकी भी क्लोजिंग जाएगी, ये नॉमिनल है तो इसकी भी क्लोजिंग जाएगी। तरीका बड़ा ही सिंपल, ये कहाँ पर लिखा हुआ, ये डेबिट साइड तो क्रेडिट कहाँ पे चल जाएगा, क्रेडिट में। ये आपको समझ में आ गया। और पार्टनर्स से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस के लिए आप अलग एक खाता बना के चलते हो, जिसको आप बोलते हो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। वहाँ पर आप दिखा दोगे, ये आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जो एक नॉमिनल होता है, यहाँ पर आप दिखा दोगे टू सैलरीज ऑफ पार्टनर्स या टू कमीशन टू पार्टनर्स। अब आया समझ में? सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर क्या लिखते हैं देखो बुक वाले, सैलरी और कमीशन पेएबल टू अ पार्टनर इज क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज दीज आर द एक्सपेंस फॉर द फर्म। फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो एंट्री इसकी ये हो जाएगी। अब ये एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट टू रिजर्व, अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि भाई 1 लाख रुपए का मानो मैंने मुनाफा कमाया, इसका 10% मान लो 10% मैंने रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। आई बात समझ में या नहीं आ रही है? तो एंट्री बड़ी सिंपल हो जाएगी इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन DR टू रिजर्व। आ रही है बात समझ में? ये 5वीं वाली समझे आप? और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी इस खाते की, जब प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा था, उसकी क्या हो रही थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। आ गया समझ में? अब सब कुछ करने के बाद ध्यान से P&L अप्रोप्रिएशन के अमाउंट बैलेंस शीट में लिखता है। अभी सुनो, अभी सब कुछ समझाता हूँ, वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। अब सारे खर्चे देने के बाद ध्यान से मेरी बात को समझना, यहाँ पर आपने यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी लिख दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिख दिया, यहाँ पर आपने सैलरी दे दी, यहाँ पर आपने कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दे दिया, रिजर्व भी बना दिया।
ध्यान से इस चीज़ को समझो। अब आपके पास जो बच जाएगा, सपोज करना ध्यान से, मैं यहाँ ऐसे करके कुछ बनाता हूँ, ठीक है। मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मैं यहाँ लिख दूँ। मान लो आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे हुई 10,000 और 10,000, तो टोटल मैं यहाँ पे 20,000 लिख दूँ। मान लो पार्टनर्स की सैलरी इसकी हो गई, मान लो यहाँ पे 10,000, कमीशन भी हो गया मान लो 10,000, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इसका 20,000 और 20,000, टोटल यहाँ पर क्या आ गया 40,000 आ गया, और 10,000 का क्या बना दिया, रिजर्व बना दिया। पढ़ना सीखना है आपको। आप बोलोगे भैया 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, अभी फॉर्म को 20,000 और मिले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, तो अभी फॉर्म के पास टोटल कितना हो रहा है, 1,20,000 रुपये हो रहा है। इतना मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इसमें से सैलरी देंगे तो भैया प्रॉफिट कम हो जाएगा, कमीशन देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, जनरल रिजर्व बनाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्लियर हो रहा? तो मैं 1,20,000 में से इनको माइनस कर देता हूँ। कितना आ रहा, 1,20,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000 माइनस 40,000 और फिर माइनस 10,000। अब कितना बचा भाई, 50,000 बचा। पहले इसका नाम याद कर लो आप, पहले इस 50,000 का नाम याद कर लो। इस 50,000 का नाम होता है डिविजिबल प्रॉफिट। क्या है इसका नाम? डिविजिबल प्रॉफिट। आ रही इतनी बात समझ में? इसका नाम मैंने क्या बताया, इसका नाम है डिविजिबल प्रॉफिट। और ये पार्टनर्स के बीच में उनके रेशियो में बढ़ जाता है। मान लो उनके रेशियो 1:1 है तो 1:1 में बढ़ जाएगा। इसको मिल जाएगा 25,000 और 25,000, ये इनकी कैपिटल के साथ ऐड होगा। आया समझ में? ये प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट नहीं बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने बैलेंस शीट नहीं कहा अभी, मैंने कहा ये इनकी कैपिटल के साथ ऐड होगा, क्योंकि अभी इसके बाद हमको पार्टनर्स कैपिटल बनाना भी सीखना है। आया समझ में? ये प्रॉफिट इनकी कैपिटल में ऐड होगा, तो उनकी उसको बढ़ा देगा या कम कर देगा, कैपिटल को बढ़ा देगा। आया आप समझ में? कोई भी पॉइंट जिसमें दोबारा से समझाना हो, पूरी चीज समझ में आई आपको? अच्छा, ये अभी फाइनल नहीं है, अभी भी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। अलग चीज, हाँ। ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। अच्छा, मतलब ये वही है प्रॉफिट एंड लॉस, बट एप्रोप्रिएशन का एक्सटेंशन है, ठीक है। एंटरिंग फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट टू रिजर्व, ये आप समझ गए। अच्छा, जो 11th में पढ़ता था वो सोल प्रोप्राइटर के लिए था। हाँ, और क्या। अच्छा, एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से मेरी बात को समझो। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि क्रेडिट साइड मेरी बड़ी है। मैं 4 बार तुमको समझाऊंगा, ध्यान से समझना। क्रेडिट साइड बैलेंस का मतलब है कि ये जो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि क्रेडिट साइड मेरी बड़ी है। जैसे इस क्वेश्चन में देखा आपने, ये क्रेडिट साइड आपकी यहाँ पे 1,20,000 थी। तो जब क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो उस केस में मेरे पास क्या आता है, प्रॉफिट आता है। समझ में आया? अगर ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बटेगा तो उनकी कैपिटल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इसलिए देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लियर हो गई बात? फिर से बताऊं? पक्का? रूल्स के साथ करना, समझ समझ के। अब मैं इसके आपके साथ फीचर्स फटाफट से पढ़ लेता हूँ। अब आपको सारे फीचर फटाफट से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने सब आपको बता दिया। फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बता दिया मैंने। हैंस इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म। भैया पार्टनरशिप फर्म ही तो बनाएंगे, क्योंकि वही तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। ये कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बोलते हैं इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज एप्रोप्रिएटेड, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। इस लाइन को देखो, मैं आपको समझाता हूँ अभी 4th वाले को। ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था पूरे अकाउंटिंग पीरियड का, वो हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट करा। या फिर उसके लिए वर्ड क्या आ रहा है, एप्रोप्रिएटेड आ रहा है। किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। फिर से सुनना, ये 4th वाली लाइन क्या बोल रही है कि जो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट कहाँ से आया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। किसका, फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, वो हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएटेड करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो अगर हम यहाँ पर देखोगे तो हमने बांटा ही तो, ये कहीं ना कहीं मैंने प्रॉफिट को नहीं बांटा। जिसको सैलरी देनी थी, जिस पार्टनर को, उसको सैलरी दी। जिसको कमीशन देना था उसको कमीशन दिया। जिसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो दिया। रिजर्व बनाना था तो वो दिया। आया समझ में? और ये मेरे पास इनकम एंड गेन था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर मेड गिविंग
इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड और द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ध्यान से इस चीज को समझना, ये जो पार्टनरशिप डीड होती है भाई, ये मेरे पास होता है रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड मेरे पास क्या होती है? रिटर्न एग्रीमेंट। और कुछ जो प्रोविजन होते हैं नो पार्टनरशिप डीड के, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से होते हैं, जो क्लास हमने इससे पहले करी थी। ठीक है, अब ध्यान से इस चीज को समझो। लास्ट टॉपिक है आज का, यहाँ पर क्या है, चलो ये मैं पहले इतना करो आप, ये हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे।